हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन रवि नर्सिंग क्लासेस। स्वागत आप सभी का आरएनसी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सॉरी आप सभी लोगों को, काफ़ी लंबा टाइम हो गया मुझे अनक्लेक्स की जो सॉन्डर्स वाली अपनी थ्योरी क्लासेस चल रही थी उनको ड्रॉप हुए। 14th जो क्लास थी उसके बाद क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि मैं कुछ अपने ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। कुछ एक जहाँ पर मैं काम कर रहा था, जिस चीज़ पे मैं काम कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, एक एक बहुत सटीक कोर्स मैंने बनाया है। चाहे वो जीएनएम के स्टूडेंट हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हो, या आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो नॉर्सेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो अदर किसी भी प्रकार का नर्सिंग ऑफिसर का या सीएचओ जैसा एग्जामिनेशन हो। यदि आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कोर्स बनाया है। इसी कोर्स के चलते मुझे इतने दिन लग गए, मेरा टाइम लग गया इसमें। कोर्स क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप मेरे चैनल पर आओगे रवि नर्सिंग क्लासेस, इस चैनल पर आने के बाद में यूट्यूब पर आपको सर्च करना पड़ेगा रवि नर्सिंग क्लासेस, ठीक है। सर्च करने के बाद आपको जो डैशबोर्ड है चैनल का वो दिखाई देगा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट 21,500 सब्सक्राइबर अपनी फैमिली है पूरी। इसका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा ज्वाइन। इस ज्वाइन को जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, क्लिक करने के साथ में आपको क्या मिलेगा, ये आपको ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा ज्वाइन। इस ज्वाइन को क्लिक करने के बाद, ये वाला जो ज्वाइन है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद 89 रुपीज़ में, जस्ट 89 रुपीज़ में, ठीक है, यानी कि 100 रुपीज़ में नहीं है, जस्ट 89 रुपीज़ में क्या होगा, आपको ये पूरा का पूरा कोर्स जो है वो मिल जाएगा। कोर्स का नाम क्या है? ये कोर्स का नाम है एज यू कैन सी हियर क्लिनिकल प्रोसीजर। जितने भी क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं, जितने भी नर्सिंग फील्ड में जो काम आने वाले, रूटीनली जो काम आने वाले जो भी प्रोसीजर है, स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, यानी कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का पूरा पोर्शन जो है प्रैक्टिकल फील्ड वाला, वो सारा का सारा कोर्स, वो सारा का सारा जो सिलेबस है वो मैंने क्या किया है यहाँ पर इस वाले कोर्स में अपलोड कर दिया है। क्या क्या मिलेगा आपको इसमें? आपको जितने भी प्रोसीजर है, आपको वाइटल्स लेना, पेशेंट के वाइटल्स किस प्रकार से लिया जाता है, टेम्परेचर किस प्रकार से लिया जाता है, रेस्पिरेशन, बीपी है, ठीक है, पेन असेसमेंट किस प्रकार से किया जाता है। देन उसके बाद में मान लीजिए कैथेटराइजेशन करना है तो कैथेटर कितने टाइप का होता है, किस प्रकार से कैथेटराइजेशन किया जाता है। जो उसके बाद में मान लीजिए जो एयरवे मैनेजमेंट है, ठीक है, जितने भी प्रकार की एयरवे मैनेजमेंट है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है, ट्रेकियोस्टोमी है, ए टू जेड तक, ए टू जेड जितने भी नर्सिंग के प्रोसीजर हैं जो कि आप परफॉर्म करने वाले हो हॉस्पिटल में, वो सारे के सारे प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक, देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये देखिए 59, चैप्टर नंबर 59, चैप्टर नंबर 60, चैप्टर नंबर 61, ठीक है। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप, यानी कि एक से लेकर के चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से एकदम कंसाइज मैनर में, एकदम सिंपल मैनर में आपको चैप्टर और उसका नाम, चैप्टर की संख्या, उसका नाम, 1 2 3 4, इस प्रकार से आपको चैप्टर जो वो मिलेंगे, ठीक है। तो इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा जस्ट 89 रुपीज़ में। चलिए अब अपन बात करते हैं कि मैंने कहाँ पर छोड़ा था, ठीक है। कहाँ अपना लास्ट जो लेक्चर हुआ था वो यूनिट 6 चल रही थी एनक्लेक्स में। एनक्लेक्स में जो 9th एडिशन है, इस 9th एडिशन में यूनिट 6 चल रही थी पीडियाट्रिक डिसऑर्डर्स, ठीक है। 14th चैप्टर तक मैंने अपलोड किए हुए हैं, तो एक बार आप उनको देख लीजिएगा। मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, उस प्ले लिस्ट के अंदर एनक्लेक्स की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर आपको 14th चैप्टर तक मिल जाएंगे। ये 14th 1 आज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। 2 चैप्टर इसमें बाकी रहे हुए हैं। देन उसके बाद में जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग वाला जो पोर्शन है वो अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर है आज का इम्यून प्रॉब्लम्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कि पीडियाट्रिक डिसऑर्डर अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर जो पीडियाट्रिक इन्फेक्शियस डिजीज है वो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट डिजीज की तरफ चलते हैं अपनी, बच्चों में होने वाली HIV इन्फेक्शन एंड एड्स इन चिल्ड्रन, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एड्स इज कॉज्ड बाय, कॉजेटिव एजेंट क्या है एड्स का? HIV क्या है इसका पूरा नाम? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स एक डिजीज का नाम है जिसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? HIV वायरस, जिसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं HIV, और इसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस क्या करता है? ये वायरस बॉडी में आकर के बॉडी को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून जो फंक्शनिंग है बॉडी, वो क्या होने लगती है? डिसफंक्शन होने लगती है, ठीक है। अब देखिए HIV का जो
वायरस है, ये वायरस क्या करता है, बॉडी के अंदर CD4 डिफेंस सेल्स होती है, क्लस्टर डिफेंस सेल्स, ठीक है, ये CD4 सेल्स होती है, इन सेल्स के ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और इन सेल्स को क्या करने लगता है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली किल करने लगता है, और ये सेल्स जो है ये क्या होने लगती है, किल होने, डिक्रीज होने लगती है, जिसकी वजह से सब्सिक्वेंटली क्या होता है, इम्यूनिटी जो है वो बॉडी की पुअर होने लग जाती है, और इम्यूनिटी यदि पुअर होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो है वो होने लग जाएगा, यानी कि हल्का सा यदि कोई इन्फेक्टिव एजेंट बाहर से यदि एंट्री करता है बॉडी में, तो बॉडी क्या होगी, बॉडी को डिजीज हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल CD4 सेल्स का काउंट कितना होता है, 400 टू 1500 सेल्स पर mm³। ये नॉर्मल काउंट है CD4 सेल्स का, ये क्वेश्चन एग्जाम का, दिस वन इज द एग्जाम्स क्वेश्चन। CD4 सेल्स की जो काउंट है वो नॉर्मली कितनी होती है, 400 टू 1500, बट यदि इंडिविजुअल को HIV का वायरस एंटर कर चुका हो और वो बॉडी की CD4 सेल्स को किल करने लग गया है, तो उस कंडीशन में यदि CD4 सेल्स काउंट लेस देन 200 सेल्स पर mm³ हो, तो दैट कंडीशन विल कंसिडर इन एड्स, तो उस कंडीशन को अपन एड्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है, कि CD4 सेल्स जो इम्यून डिफेंस सेल्स हैं वो इतनी कम हो चुकी है कि इंडिविजुअल को जो है वो एड्स अपन कंसिडर कर देंगे, ठीक है। चलिए अब इस वायरस की बात कर रहे हैं अपन, ये जो वायरस है ये कौन कौन से रूट से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ब्लड के थ्रू एंटर कर सकता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू एंटर कर सकता है, सीमन के थ्रू कर सकता है, वेजाइनल सिक्रेशंस, ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू एंटर कर सकता है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर हो रहा है तो उस कंडीशन में भी ये क्या हो सकता है, क्योंकि एक दूसरे के सिक्रेशन जो है वो कॉन्टेक्ट में आएंगे, दैट्स वाई वायरस भी ट्रांसमिट हो जाएगा। देन इसके अलावा किसी भी प्रकार के ब्लड एक्सपोजर, लाइक किसी इंडिविजुअल का अपन ने शेविंग यदि रेजर अपन इस्तेमाल कर लिया है जो कि इन्फेक्टेड है, तो उससे भी क्या हो सकता है, ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करें तो हॉरिजॉन्टल था, अब वर्टिकल ट्रांसमिशन की बात करें तो मदर टू फिटस, ठीक है, भी ये वायरस क्या होता है, ट्रांसमिट होता है, ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। देन अपन बात करते हैं मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन, ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा बच्चा जिसको HIV इन्फेक्शन है और उसको एड्स हो चुका है, यानी इम्यूनिटी उसकी वीक है, CD4 सेल्स लेस देन कितनी है, 200 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में उस इंडिविजुअल को सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी इन्फेक्शन का, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो कि बच्चों के अंदर एड्स के कारण इम्यूनिटी वीक हुई है, और उस वीक इम्यूनिटी की वजह से ये बच्चों के अंदर क्या करता है, न्यूमोनिया कोज करता है। स्पेशली कब करता है ये, 3 to 6 मंथ, विद इन एज ऑफ 3 to 6 मंथ के अंदर क्या करता है ये न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है, निमोनिया कोज करता है, ठीक है, लंग्स के अंदर इंफेक्शन कोज करता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपको पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा गया है पहले भी, तो अपने को बताना है ये जो बैक्टीरिया है न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी, ठीक है, दिस वन इज द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ न्यूमोनिया इन HIV पेशेंट, एड्स पेशेंट। देन इन्फेक्टेड चिल्ड्रन जो है मस्ट बी क्लोजली मॉनिटर फॉर साइन ऑफ इन्फेक्शन, ये हमारा सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्फेक्टेड जो बच्चे हैं उनका अपने को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन या किसी प्रकार का उनको इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, वो अपने को क्या करना है, मॉनिटर करना है। असेसमेंट की बात करें कौन कौन सी फाइंडिंग्स मिलेंगी अपने को, तो कॉमन फाइंडिंग में क्रोनिक कफ डायरिया मिलेगा, ठीक है, फेलियर टू थ्राइव, ग्रोथ जो है वो बच्चे की प्रॉपर नहीं हो पाएगी, वेट लॉस होगा, डेवलपमेंटल डिले होगा क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेगा, बार बार में इन्फेक्शन होगा तो क्या नहीं होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बच्चे का। और साथ ही साथ ये जो वायरस ये क्या करता है, ये सारे के सारे जो लिम्फ नोड्स हैं उनको अटैक करता है, स्पेशली हेपेटोस्प्लेनोमेगाली इसकी वजह से होगा, लिम्फेडिनोपैथी होगी, लिम्फ नोड्स जो है उनमें इन्फ्लामेशन स्वेलिंग होगी, ठीक है। साथ ही साथ नाइट स्वेट, मेलेज, मसल्स पेन सीवियर देखने को मिलेगा, फटिग देखने को मिलेगी, ओरल कैंडिडियासिस अपने को देखने को मिलेगा, कैंडिडा, ठीक है, ओरल कैंडिडाइस, ओरल थ्रस्ट जिसको अपन बोलते हैं, ओरल कैविटी के अंदर फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, ये देखने को मिलेगा। और पेरोटाइटिस जो पेरोटिड ग्लैंड है माउथ के अंदर, उसमें क्या मिलेगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। देन डायग्नोस्टिक जो टूल्स है उनकी बात करें तो सबसे पहले जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एड्स के लिए, दैट इज ELISA, एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेट SI, फर्स्ट जो स्क्रीनिंग टेस्ट है, दिस वन इज द स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। देन HIV डिफरेंशियल जो SI है, यदि ELISA टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, सेकंड जो HIV डिफरेंशियल SI है वो किया जाता है, ठीक है। देन
PCR, polymerase chain reaction, and proviral DNA accurate for 1 to 4 month of infant. ठीक है, 1 से 4 मंथ तक के जो बच्चे हैं उनके अंदर पीसीआर या प्रोवायरल डीएनए टेस्टिंग भी कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन माना जाता है। देन यदि आपको कोई पूछ ले कि एचआईवी या एड्स के लिए कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन, तो अपना सबसे बेस्ट जो टेस्ट है दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट इज द कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन। ठीक है, देन एड्स का जो पेशेंट है उसमें CD4 काउंट्स जो है वो भी चेक की जाती है, मॉनिटर की जाती है। किस लिए की जाती है? ये एड्स को कंफर्म नहीं करता है, एचआईवी को नहीं। ये क्या करता है, CD4 सेल्स जो है इनकी काउंट सिर्फ और सिर्फ इम्यून स्टेटस बताती है। ठीक है, कि CD4 सेल्स काउंट कम है तो उस कंडीशन का मीनिंग क्या है सीधा सा, कि उस इंडिविजुअल को कोई ना कोई इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, उसकी इम्यूनिटी जो है वीक है। ठीक है, तो ये CD4 सेल काउंट है, ये एचआईवी को कंफर्म नहीं करती है, एड्स को कंफर्म नहीं करती है, ये बताती है कि आपकी इम्यूनिटी कैसी है। ठीक है, देन अपन बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विथ एड्स या एचआईवी। किस प्रकार से इसका देयर इज नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, किसी प्रकार का कोई कंफर्मेटरी या डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका नहीं है, बट प्रोफाइलेक्सिस के रूप में अपन क्या कर सकते हैं, यदि इन्फेंट है तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ क्या किया जाता है, अगेंस्ट नेमोसिस्टिक जीरोवेसी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाला है एचआईवी की वजह से, उसके खिलाफ अपन क्या कर सकते हैं, प्रोफाइलेक्टिव ड्रग्स दे सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं। देन आफ्टर 1 ईयर, 1 वर्ष से यदि बच्चा ऊपर है, अबो है, तो बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट जो है वो इम्यून सप्रेशन, कितना इम्यूनिटी डिक्रीज है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, और पेशेंट का जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। देन इसके अलावा एंटीवायरल, एंटी रेट्रोवायरल जो थेरेपी है, ART थेरेपी है, कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन के बाद दी जाती है। देन ऑल एचआईवी एक्सपोज इन्फेक्टेड चिल्ड्रन शुड बी इम्यूनाइज। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि अपन बार बार पूछते हैं, कई बार एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ है और स्पेशली नोट सेट में जरूर पूछा गया क्वेश्चन कि एचआईवी का जो बच्चा है उसको इम्यूनाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको वैक्सीन जो है वो देनी चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। ठीक है ना, उस बच्चे को जो है वो वैक्सीन देनी चाहिए। ठीक है, वायरल टाइटर पर डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ें और होती है, बट यदि आपको यस और नो पूछ ले तो आपको बताना है यस, एचआईवी एक्सपोज्ड जो बच्चा है, ठीक है, उसको देनी चाहिए। देन केयर गिवर इंस्ट्रक्शंस, किस प्रकार से एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपन उस बच्चे की केयर कर सकते हैं, तो अपने को क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है, और सिम्टम्स को जो बार बार में बच्चे को इन्फेक्शन के सिम्टम्स है, किसी प्रकार का डायरिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, या उसको बार बार में फीवर हो रहा है, किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी है, उसको अपने को क्या करना है, मॉनिटर करते रहना है। देन जो मेडिकेशंस जो ART वगैरह चल रही है पेशेंट की, वो टाइम टू टाइम अपने को देनी है। देन अवॉइड एक्सपोजर टू इन्फेक्टेड पर्सन, बार बार में पेशेंट को ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में इंडिविजुअल्स के कांटेक्ट में नहीं आने देना है, कुछ एक प्रिकॉशंस रखने हैं, आइसोलेशन रखना है। मेंटेन अप टू डेट इम्यूनाइजेशन, टाइम टू टाइम अपने को क्या करना है, इम्यूनाइजेशन मेंटेन करना है। अवॉइड अनप्रोटेक्टेबल कॉन्टैक्ट विद बॉडी फ्लूइड, ठीक है, एक इंडिविजुअल के दूसरे इंडिविजुअल से बॉडी के जो फ्लूइड है उनका कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मॉनिटर द वेट, प्रोवाइड हाई कैलोरी एंड प्रोटीन डाइट, टाइम टू टाइम वेट मेजर करना है, क्योंकि बच्चों को एचआईवी के इन्फेक्शन के बाद बच्चे को डायरिया होगा, वोमिटिंग होगा, उसका वेट जो है वो ड्रॉप होगा। ठीक है, दैट्स वाई अपने को क्या करना है, टाइम टू टाइम वेट मॉनिटर करना है और उसको प्रॉपर वेल बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल डाइट अपने को प्रोवाइड करवानी है। साथ ही साथ डू नॉट शेयर यूटेंसिल्स, जो है वो बर्तन जो है वो इन्फेक्टेड बच्चे के दूसरे बच्चों जो नॉर्मल बर्तन है, यूटेंसिल्स है, उनके साथ उनको कॉन्टेक्ट में नहीं आने देना है। ठीक है, देन रेफ्रिजरेट अनयूज्ड फूड फॉर्मूला डिस्कार्ड आफ्टर 24 आवर। यदि अपन जैसे मान लीजिए फ्रीज में रखा हुआ भोजन फूड है, ठीक है, वो 24 आवर के बाद बच्चे को नहीं देना, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज, फंगस पनपने लगते हैं और वो बच्चे को क्या करेंगे, क्योंकि एचआईवी इम्यूनिटी वीक है, इस वजह से वो क्या करेंगे, उसमें डिजीज कोज कर देंगे। तो 24 घंटे के बाद का खाना, पड़ा रहा जो खाना है वो अपने को बच्चे को नहीं देना है। देन नो रॉ फूड्स, कच्चे फ्रूट्स, सैलड्स वगैरह है, वेजीज सब्जियां हैं, अनकुक्ड मीट है, ये सब अपने को नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि इन सब में जो बैक्टीरियाज, वायरसेस जो है वो ज़्यादा मात्रा में रहते हैं, बच्चे को इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। देन यूज़ ग्लव्स ड्यूरिंग केयर एंड डायपर चेंजेस, जब भी बच्चे के डायपर चेंज किए जाते हैं ग्लव्स रखो हाथ में। डिस्पोज सॉइल डायपर्स प्रॉपरली, मिट्टी के अंदर जो बच्चे के डायपर्स हैं उनको क्या करना है, अपने को गाड़ देना है, डिस्पोज अच्छे से करना है ताकि ये इन्फेक्शन फैले ना। देन क्लीन द बॉडी फ्लूइड, स्पिल विथ 10:1 वाटर टू ब्लीच, ये 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन ध्यान रखना आपने। ठीक है, चलिए, ब्लीच सॉल्यूशन को ही अपन क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये होती है अपनी फर्स्ट डिजीज। देन अपन बात करते हैं रूबियोला, जिसको अपन बोलते हैं मिजल्स। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, पेरामिक्सोवायरस है। पेरामिक्सोवायरस क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू एंटर करता है।
ठीक है, और बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी प्लस स्किन रिलेटेड जो साइन सिम्टम्स है वो शो करता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। रूबियोला नाम ध्यान में रखना है, रूबेला नहीं है, रूबियोला वायरस है, रूबेला अलग चीज आगे आएगा वो, जिसको अपन मिजल्स बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 20 डेज। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है बॉडी में एंट्री करने के बाद साइन सिम्टम प्रोड्यूस करने का टाइम पीरियड। तो ये वायरस क्या होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 20 डेज, यानी कि बॉडी में एंट्री करेगा, करने के बाद 10 to 20 डेज इसको साइन सिम्टम प्रोड्यूस करने में लग जाएंगे। दैट वन इज इंक्यूबेशन पीरियड। ओके, देन कम्युनिकेबल पीरियड का मतलब होता है कि जितना टाइम बॉडी के अंदर एंट्री करने के बाद में वो टाइम वायरस का या बैक्टीरिया का बॉडी में एंट्री करने के बाद वो टाइम जो कि इंफेक्शन स्प्रेड करने के लिए तय होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मेरी बॉडी के अंदर किसी वायरस ने एंट्री किया और मेरी बॉडी में जो डिजीज के साइन सिम्टम हो वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब कितने टाइम तक, कितने दिनों तक मैं दूसरे इंडिविजुअल्स को, दूसरे नॉर्मल पर्सन्स को वो डिजीज दे पाता हूं, दैट इज द कम्युनिकेबल टाइम पीरियड। आगे बात समझ में, किसी भी डिजीज का कम्युनिकेबल टाइम पीरियड वो टाइम पीरियड होता है कि उस डिजीज को वो इंडिविजुअल कितने टाइम तक फैला सकता है, ठीक है, वो टाइम होता है कम्युनिकेबल। यानी कम्युनिटी में कितने टाइम तक वो फैलने का डर उसका रहता है, कितना टाइम रहता है उसका, दैट इज कम्युनिकेबल टाइम पीरियड। तो 4 डेज बिफोर टू 4 डेज आफ्टर द रेशेज। मिजल्स के अंदर स्किन रेशेज भी होंगे, तो रेशेज अराइज होने के 4 दिन पहले से लेकर के 5 दिन रेशेज अराइज होने के बाद तक का टाइम पीरियड क्या रहता है, कम्युनिकेबल रहता है। इस पीरियड में इन्फेक्शन स्प्रेड होने की रिस्क हाईएस्ट रहती है, बस ये कहना चाहता हूं मैं आपको। ट्रांसमिशन की बात करें, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से एंट्री करता है ये, तो एयरबोन, जो एयर के ड्रॉपलेट्स वगैरह है, एयरबोन ड्रॉपलेट्स, और ट्रांसप्लेसेंटल यानी वर्टिकल, जो मदर टू फीटस, ठीक है, ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। अब रूबियोला मिजल्स यदि किसी इंडिविजुअल को है तो क्या क्या सिम्टम्स अपने को दिखाई देंगे, फीवर मिलेगा, मेलेज, कोरेजा मिलेगा। कोरेजा मतलब कोल्ड लाइक सिम्टम्स, कोरेजा का मतलब होता है कोल्ड लाइक सिम्टम्स, लाइक राइनोरिया है, रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, ठीक है, छींक आना, आंखों में पानी आना, ये सारे सिम्टम्स मिला करके कोरेजा, इनको अपन बोलते हैं कोरेजा। कोरेजा का मतलब होता है कोल्ड लाइक सिम्टम, ठीक है। इसके अलावा मिलेगा कफ मिलेगा, कंजक्टिवाइटिस मिलेगा, इसीलिए अपन बोलते हैं ट्रिपल सी मिलता है किसमें, मिजल्स में, ठीक है। मिजल्स में ट्रिपल सी कौन कौन सा, कोरेजा, कफ एंड कंजक्टिवाइटिस। ओके, तो ये 3C अपने को देखने को मिलेगी, ये आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। देन कोप्लिक स्पॉट देखने को मिलेगा, वाइटिश ओरल जो म्यूकोजा है, बकल कैविटी जो है उसके अंदर चकते से अपने को देखने को मिलेंगे। ये भी आपका एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, छोटे छोटे एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है, बड़े एग्जामिनेशंस में आजकल ये क्वेश्चन नहीं चल रहा है। चलिए, इसके अलावा रेशेज मिलेंगे, मैंने बताया रेस्पिरेटरी सिम्टम्स मिलेंगे और स्किन के सिम्टम्स मिलेंगे। तो रेशेज मिलेंगे मैक्यूलोपॉपुलर, यानी कि ये जो एक रेशेस है, एक पिंपल मिलेगा, उसके अंदर क्या मिलेगा, फ्लूइड फिल्ड ये पिंपल मिलेगा अपने को, ठीक है। ब्राउनिश कलर का होगा और लास्ट 6 to 7 डेज, ठीक है, 6 to 7 डेज तक ये क्या करेगा, लास्ट करेगा। इंटरवेंशंस की बात करें तो ये वायरल कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, ठीक है, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है नहीं। एयरबोर्न कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस अपने को रखने हैं, बेड रेस्ट इंडिविजुअल को प्रोवाइड करवाना है, कूल मिस्ट वेपोराइजर देना है, साथ ही साथ डिम लाइट, क्योंकि इसमें फोटोफोबिया का डर रहता है, दैट्स वाई क्या करना है अपने को, डिम लाइट प्रोवाइड करवानी है, और एंटीपायरेटिक्स फीवर को डिक्रीज करने वाली ड्रग्स पीसीएम दी जाती है स्पेशली, ठीक है, और विटामिन ए सप्लीमेंट्स बच्चे को दी जाती हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी भी रहती है इसके अंदर, ठीक है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसमें कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इसकी वजह से यदि आपको अदर कोई इन्फेक्शन हो रहा है बच्चे को तो उसका ट्रीटमेंट जरूर किया जाता है, दैट्स वाई कई बार बच्चे को सेफ्ट्रिक जोन, अमिकासिन, ये सब अलग चीज़ें हैं, बट इस डिजीज़ का कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, देन अपन बात करें, क्योंकि इनका क्या होता है, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज है इनके लिए एक बात बोली जाती है, प्रिवेंशन, और इनका जो प्रोफाइलेक्सिस जो है वो ही इनका ट्रीटमेंट है, ठीक है। डिजीज होने से पहले जो इम्यूनाइजेशन अपन करते हैं वही इनका ट्रीटमेंट है, और इनका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता। देन सब्सिक्वेंटली अपन नेक्स्ट डिजीज, अपनी थर्ड डिजीज पढ़ते हैं, रूबेला, जिसको अपन जर्मन मिजल्स बोलते हैं, जिसका पॉजिटिव एजेंट रूबेला वायरस होता है। ये भी क्या होता है, ये भी रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। ये वायरस क्या करता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 21 डेज होता है, और इसका कम्युनिकेबल टाइम पीरियड यानी कि डिजीज स्प्रेड करने का टाइम पीरियड क्या रहता है, 7 डेज बिफोर टू 5 डेज आफ्टर द रेसेस। रेसेस को आधार मान करके चलते हैं इस डिजीज में, रेसेस को देख करके ही पता लगाते हैं कि डिजीज कितनी सीवियर है, डिजीज कितनी क्योर हो रही है,
ठीक है ना। रेशेज इंपॉर्टेंट है, चाहे मिजल्स हो चाहे ये जर्मन मिजल्स हो, दोनों की बात है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है, वायरस ऑफकोर्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू आएगा, रेस्पिरेटरी साइन सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, बट साथ ही साथ क्या करेगा वो, साथ ही साथ स्किन के भी जो पेप्यूल्स वगैरह है, ये चकते से पिंपल्स वगैरह ये सब कोज करेगा। रेस्पिरेटरी प्लस स्किन दोनों के साइन सिम्टम अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करें तो एयरबोर्न, ड्रॉपलेट, कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट, ट्रांसप्लेसेंटर सेम रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। असेसमेंट क्या करेंगे, लो ग्रेड फीवर मिलेगा, मेलेज, बॉडी पेन देखने को मिलेगा मसल्स में, पिंक रेड मैक्युलोपेपुलर रैशेज फेस टू बॉडी, ऊपर से लेके नीचे की तरफ स्प्रेड होंगे, पहले ऊपर की तरफ होंगे फेस पे और धीरे धीरे ट्रंक पे आएंगे, देन एब्डोमेन पे, फिर लोअर, इस प्रकार से, ठीक है। और जो पेचकीज जो है, स्किन के जो रेसेस हैं वो क्या होंगे, और स्पेशली अपने को कहाँ मिलेंगे, थ्रू आउट स्किन मिलेंगे, बट ओरल जो कैविटीज है वहां पर भी अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है, एक बार इनकी फोटो जरूर देखना आप, मिजल्स और जर्मन मिजल्स का जो पेशेंट है उसकी फोटो जरूर देखना, एग्जाम में फोटो दे करके अब जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है, कि बताओ ये मिजल्स का केस है, जर्मन मिजल्स का है, या कोई और आपको स्किन डिजीज दे देगा, लेकिन फोटो दे करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली आपको साइन सिम्टम दे करके अब कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। देन इंटरवेंशंस की बात करें तो एयरबोर्न, ड्रॉपलेट एंड कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस अपने को रखनी है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, ये सब मिलाकर के इसमें आ गए स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में आ गए, ठीक है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता, और प्रेग्नेंट वुमन को इंडिविजुअल से आइसोलेटेड रखा जाता है, ठीक है। चलिए देन अपन बात करते हैं मम्प्स। मम्प्स क्या है, पेरोमिक्सो वायरस से होने वाली डिजीज है। पॉजिटिव एजेंट क्या है, पेरोमिक्सो वायरस। 14 टू 21 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, और जो कम्युनिकेबल टाइम पीरियड दैट वन इज बिफोर एंड आफ्टर पेरोटिड स्वेलिंग। पेरोटिड जो अपने पेरोटिड ग्लैंड है उसमें स्वेलिंग के पहले और बाद का जो जस्ट आफ्टर का जो टाइम है, दैट वन इज द मोस्ट कम्युनिकेबल स्प्रेडेबल टाइम टेबल, ठीक है। टाइम ट्रांसमिशन की बात करें तो यहां पर सलाइवा, यूरिन एंड ड्रॉपलेट्स ये क्या रहते हैं, मम्प्स के लिए ट्रांसमिशन का काम करते हैं। इनके थ्रू जो मम्प्स है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में फैलता है। ट्रांसमिशन का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। चलिए देन असेसमेंट की बात करें तो फीवर, हेडेक, मेलाइज एंड ईयर एंड जो पेन, क्योंकि पेरोटिड ग्लैंड कहाँ है, यहाँ पर इस रीजन में है, ईयर, ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ईयर के पास में है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, सीवियर पेन अपने को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पेरोटिड ग्लैंड जो है उसमें क्या मिलेगी अपने को, स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी। पेरोटाइटिस जिसको अपन बोलते हैं, पॉसिबल ओरकाइटिस, अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन के रूप में अपने को ओरकाइटिस, ओफोराइटिस भी अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। ओवरीज में टेस्टिकल्स, ओरकाइटिस का मतलब था टेस्टिकल्स के अंदर क्या होना, इन्फ्लामेशन, और ओफोराइटिस का मतलब ओवरीज के अंदर इन्फ्लामेशन। और डीफनेस क्यों, क्योंकि पेरोटिड में स्वेलिंग है, पेरोटिड की प्रॉब्लम है, दैट्स वाई इट, ये जो स्ट्रक्चर है ये नियर बाय रहती है किसके, ईयर कैनाल के, तो ये क्या हो सकती है, डीफनेस भी सम एक्सटेंट तक कोज कर सकती है, और मेनिंजाइटिस भी कोज कर सकती है, ठीक है। देन इंटरवेंशन की बात करें तो इंडिविजुअल को प्राइवेट रूम प्रोवाइड करा जाता है। स्टैंडर्ड एंड जितने भी इसमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में सारी चीजें आ गई, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस अपने जिसके अंदर ड्रॉपलेट है, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस है, सारे के सारे अपने को प्रिकॉशन जो वो अप्लाई करने हैं। सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करवाना है ताकि चबाने में, चेविंग में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। एंड मॉनिटर फॉर द साइन ऑफ मेनिंजाइटिस, लाइक नकल रिजिडिटी है, स्टिफनेस नेक के अंदर है, फोटोफोबिया है, ये सारे के सारे सिम्टम्स है किसके, मेनिंजाइटिस के, तो ये भी अपने को क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। एंड एजुकेट द पेरेंट्स प्रिवेंटिंग दिस स्प्रेड, ये स्प्रेड ज़्यादा ना हो, अपने को एजुकेट भी करना है पेशेंट्स के पेरेंट को, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज है चिकन पॉक्स, जिसको अपन वेरिशेलस बोलते हैं। पॉजिटिव एजेंट क्या है, वेरिशेला जोस्टर वायरस है। 14 टू 16 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। कम्युनिकेबल टाइम पीरियड क्या है, 1 to 2 days बिफोर रेसेज टू 6 day आफ्टर द क्रस्टिंग, जब क्रस्ट खरूंट जैसे नहीं बन जाते वो रेसेज पिंपल्स, तो ये वहां तक का क्या टाइम पीरियड है, कम्युनिकेबल टाइम पीरियड है, ठीक है ना। अच्छे से देख लेना, ये इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पर, ठीक है। असेसमेंट की बात करें यहाँ पर तो स्लाइट फीवर देखने को मिलेगा, मेलेस देखने को मिला, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। ये सारे सिम्टम्स वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम है, हमेशा देखने को मिलते हैं, हर वायरल डिजीज में देखने को मिलते हैं। फीवर जहाँ पे होगा वहाँ पर मेलेस होगा, वहाँ पर क्या हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। ये कॉमन सिम्टम्स है फीवर की वजह से होने वाले, और हर इन्फेक्टिव डिजीज के अंदर फीवर मिलेगा आपको, ठीक है। देन ये इंपॉर्टेंट चीज है, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट, मैक्युलोपेपुलर रैशेज, जो पैटर्न है मैक्युलोपेपुलर रैशेज अपने को पोस्ट्यूल्स के देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, सीरस फील्ड पोस्ट्यूल्स अपने को देखने को मिलेंगे। एक बार फोटो जरूर देख लेना। और ये जो पोस्ट्यूल्स है ये कुछ टाइम के बाद में जैसे जैसे हील होगा, जैसे जैसे डिजीज क्योर होगी, वायरल टाइटर डिक्रीज होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्रस्ट का मतलब होता है खरूंट टाइप, ठीक है ना।
तो उसमें कन्वर्ट होकर के फिर वो शेड ऑफ होने लग जाएंगे, ठीक है। तो उन क्रस्ट को भी अपने को क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, क्योंकि उनसे भी इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। देन में इन्वॉल्व म्यूकस मेम्ब्रेन भी समटाइम्स क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। इंटरवेंशंस की बात करें तो इस पेशेंट को आइसोलेट करना है हर प्रकार से, एंटीवायरल एजेंट्स देने हैं, साथ ही साथ इम्यूनोग्लोबुलिन IVIG इंट्रावेनसली इम्यूनोग्लोबुलिन देने हैं, आइसोलेट रखना है पेशेंट को, ठीक है। कब तक, जब तक सब सारे के सारे क्रस्ट जो है वो शेड ऑफ न हो जाए। देन नेक्स्ट डिजीज है पर्टुसिस वोपिंग कफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, कुत्ता खांसी जिसको बोलते हैं, बार्किंग लाइक डॉग। बोर्डेटेला पर्टुसिस इसका क्या है, पॉजिटिव एजेंट है। 6 to 20 डेज, एवरेज 7 to 10 डेज इसका क्या रहता है, इनक्यूबेशन पीरियड रहता है। ड्रोपलेट्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर प्रकार से ये क्या हो सकता है, स्प्रेड होने का इसका रिस्क रहता है। असेसमेंट स्पेशली ड्रोपलेट के थ्रू होता है ये, ठीक है ना। कॉन्टेक्ट में आकर के एक दूसरे की अपन जब बात करते हैं तो ड्रोपलेट्स जो है वो सलाइवा के, उनकी वजह से ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। असेसमेंट की बात करें तो कोल्ड सिम्टम्स अपने को देखने को मिलेंगे, लाइक वर्सनिंग कफ, वुप लाइक साउंड जिसको अपन बोलते हैं कुत्ता खांसी, ठीक है, वो देखने को मिलेगी। और साइनोसिस मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मिलेगा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सिक्रेशंस इकट्ठे हो जाएंगे रेस्पिरेटरी एल्वियोलाई के अंदर, टंग प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा, बच्चे का जो टंग है वो बाहर आया हुआ, स्लाइवा ड्रूलिंग होती मिलेगी, इरिटेबिलिटी मिलेगी, और साथ ही साथ एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट अपने को देखने को मिलेगा। देन इंटरवेंशंस की बात करें तो यहाँ पर आइसोलेशन एंड ड्रोपलेट एंड प्रिकॉशंस, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है वो अपने को अप्लाई करने होते हैं, और सपोर्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया जाता है। देयर इज नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। देन डिप्थीरिया कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट है, ठीक है, एक बैक्टीरिया है, ध्यान में रखना है ये। 2 to 5 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, और 2 to 4 वीक्स इसका क्या रहता है, कम्युनिकेबल पीरियड। डिजीज होने के बाद 2 से 4 सप्ताह तक जिसको डिजीज हुई है वो इन्फेक्शन फैला सकता है, दूसरे को भी डिप्थीरिया दे सकता है, ठीक है। ट्रांसमिशन की बात करें तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस और कॉन्टामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, इनके थ्रू ये डायरेक्ट भी स्प्रेड होता है। असेसमेंट की बात करें यहाँ पर तो लो ग्रेड फीवर मिलेगा, मेलेज बॉडी पेन में देखने को मिलेगा, नेजल डिस्चार्ज जिसके अंदर सेरोसिंगुइनस फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। सेरोसिंगुइनस मतलब सीरम प्लस ब्लडी डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। बुल नेक देखने को मिलेगी, दिस वन इज एग्जामिनेशन क्वेश्चन। बुल नेक अपने को देखने को मिलेगी, अपीयरेंस ड्यू टू लिम्फेडिनोपैथी, जो लिम्फ नोड है यहाँ सर्वाइकल जो लिम्फ नोड है उनमें स्वेलिंग की वजह से बुल नेक अपने को देखने को मिलेगी, फुली हुई सी। व्हाइट ग्रे मेम्ब्रेन इन थ्रोट, ये स्पेशली एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। जो थ्रोट है ओरोफेरिंग्स है, वहां पर क्या मिलेगी, व्हाइटिश ग्रेस कलर की अपने को थिक मेम्ब्रेन, मोटी मेम्ब्रेन अपने को देखने को मिलेगी एयरवे के अंदर। कफ मिलेगा और साइनसिस अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटरवेंशंस की बात करें तो ये प्रिकॉशंस अपने को रखना है, आइसोलेशन में रखना है, एंटीटॉक्सिन्स दी जाती है समटाइम्स एंटीबायोटिक्स के साथ अलोंग विथ एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जो सेफ्टिक जोन है या अमीकासिन जो पेशेंट को चल रही है उसके साथ में एंटीटॉक्सिन्स भी दी जाती है। मॉनिटर फॉर द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, यदि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस किस प्रकार से मॉनिटर करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट एंड रेस्पिरेटरी डेप्थ देख करके अपन पता लगा लेंगे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या नहीं है। यदि, और साथ ही साथ क्या किया जाता है, SpO2 चेक किया जाता है। यदि SpO2 डिक्रीज है उसका मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन की नीड है, उसको वेंटिलेटरी सपोर्ट या फिर ऑक्सीजन एक्सटर्नली दिया जाता है, ओके। देन सक्शन एंड ऑक्सीजन इफ नीडेड, यदि इंडिविजुअल को आवश्यकता है तो उसको एयरवे को क्लीन करके अपन ऑक्सीजनेट करेंगे। देन मेंटेन स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। नेक्स्ट डिजीज है पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है। पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका, एंटेरोवायरस है पोलियो का, पोलियो टाइप 1, 2, 3 इसके वायरस है, इनके स्ट्रेन है बैक टू बैक। इनक्यूबेशन टाइम पीरियड क्या रहता है इसका, 7 to 14 डेज। फिकोरल रूट या ओरल रूट ओरल के सिक्रेशंस से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने की वजह से भी क्या होता है, ये जो वायरस स्प्रेड होता है, और मेन इसका जो रहता है वो दैट इज फिको ओरल रूट, ठीक है। देन कम्युनिकेबल जो टाइम पीरियड दैट इज present in throat secretions 1 week and feces for 4 to 6 week। 2 प्रकार से देखिए, यदि ओरल सिक्रेशंस हैं, ठीक है, डिजीज होने के बाद में जो ओरल सिक्रेशंस हैं वो ओरल सिक्रेशंस 1 वीक तक क्या कर सकते हैं, डिजीज स्प्रेड कर सकते हैं। और यदि जो स्टूल है, फिसेस वगैरह है, डिजीज जिसको हो चुकी है उसके फिसेस से 4 to 6 वीक तक ये क्या कर सकता है, ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना एग्जामिनेशन के पर्पज से, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन असेसमेंट की बात करें तो पोलियो में सबसे पहले अपने को क्या मिलेंगे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल GI के साइन सिम्टम अपने को फर्स्ट क्या मिलेंगे, GIT के साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। देन अपने को न्यूरोमस्कुलर साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। पोलियो में अचानक से नहीं होता है कि हाथ पैर जो है वो क्या हो गए, स्टिफनेस हो गए या कोई प्रॉब्लम हो गई। पोलियो में क्या होता है, पोलियो में सबसे पहले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के जो साइन सिम्टम्स हैं, GIT के साइन सिम्टम वो अपने को देखने को मिलेंगे। तो फीवर मिलेगा, मेलेज, नोजिया, हेडेक,
ठीक है। इसके साथ साथ अपने को एब्डोमिनल ब्लोटिंग, एब्डोमिनल पेन, सब ये सब देखने को मिलेंगे, सोर थ्रोट देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज पैरालिटिक फॉर्म, जिसके अंदर जो न्यूरोमस्कुलर स्टिफनेस है, मस्कुलर जो स्टिफनेस है, पेन है, ठीक है, ये अपने को देखने को मिलेगी, जिसके अंदर स्पेशली नेक है, बेक है, इन सभी मसल्स के अंदर क्या होती है, स्टिफनेस होने लगती है। और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं उनमें भी क्या होने लगता है, पैरालिसिस होने लगता है, ठीक है ना। इसी वजह से क्या होता है, इंडिविजुअल का जो सारा का सारा बॉडी का स्ट्रक्चर वो क्या हो जाता है, धनुषाकार, या किसी भी स्टिफनेस मसल्स के अंदर किसी प्रकार की स्टिफनेस अपने को देखने को मिल सकती है, ठीक है। देन इंटरवेंशंस की बात करें तो सपोर्टिव केयर यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकती है, नो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, नो क्योर, मॉनिटर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस लाइक रेस्पिरेटरी मसल्स में यदि पैरालिसिस हो रहा है तो रेस्पिरेटरी अपन सपोर्ट दे सकते हैं, वेंटिलेटरी सपोर्ट दे सकते हैं एक्सटर्नली, प्रोमोट फिजिकल थेरेपी फॉर द पैरालिसिस, जो फिजियोथेरेपी वगैरह है वो अपन सम एक्सटेंट यदि पैरालिसिस हो चुका है तो उसमें हेल्पफुल करती है, रूटीन लाइफ अपनी जी ले, इस प्रकार से उसको एनेबल बनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज स्कारलेट फीवर, क्या है, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया क्या है, उस बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से जो डिजीज होती है दैट इज स्कारलेट फीवर। तो ये पॉजिटिव एजेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। इनक्यूबेशन पीरियड क्या रहता है इसका, 1 to 7 डेज इसका इनक्यूबेशन पीरियड। ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू इसका जो ट्रांसमिशन है वो जनरली पाया जाता है। असेसमेंट की बात करें तो अपने को स्कारलेट फीवर में हाई ग्रेड फीवर मिलेगा, फ्लश्ड चिक मिलेंगे, सोर थ्रोट मिलेगा, एनलार्ज टॉन्सिल्स देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्या होता है कि अपर जो एयरवे है, ठीक है, वहां से एंटर करके जो टॉन्सिल्स है, जो लिम्फ नोड्स हैं, उनमें क्या करता है, ये इन्फेक्शन कोड करता है, ठीक है। स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगी, साथ ही साथ सैंड पेपर लाइक रेशेज ऑन ट्रंक, ट्रंक पर मोटी एक लेयर देखने को मिलेगी, सैंड पेपर मिट्टी की एक ग्रेश कलर की सी लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक और ग्रोइन एक्सिलरी एरियाज, इन सब जगह पर सैंड पेपर लाइक रेशेज देखने को मिलेगा, स्पेशली ट्रंक पर जरूर देखने को मिलेगा। रेशेज ब्लेचेज ऑन प्रेशर, ठीक है, रेशेज जो है वो अपन जैसे ही प्रेशर लगाएंगे वहां पर अपने को प्रेशर लगाने की वजह से कुछ सेकंड्स के लिए वहां पर पीलापन मिलेगा, और जैसे ही हटाएंगे प्रेशर वापस रेडनेस अपने को उन रेशेज पे देखने को मिलेगा। तो रेशेज जो है ब्लेंच करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। इंटरवेंशंस की बात करें तो स्कारलेट फीवर में ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस अंटिल 24 आवर आफ्टर एंटीबायोटिक स्टार्टेड, जब तक अपन एंटीबायोटिक स्टार्ट नहीं कर देते तब तक अपने को क्या करना है, ड्रॉपलेट उसको प्रिकॉशन रखना है। एंटीबायोटिक्स थेरेपी स्पेशली पेनिसिलिन दी जाती है, ठीक है। आजकल इसके बहुत सारे सब्सटीट्यूट्स हैं बट आपको एज ए ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ली तो पेनिसिलिन ही दी जाती है। रेस्ट, हाइड्रेशन एंड एनाल्जेसिक्स भी प्रोवाइड करवाई जाती है। 10 इरिथमा इन्फेक्शियोसम, फिफ्थ डिजीज इसको बोलते हैं, ह्यूमन पर्वो वायरस B19। हालांकि इंडियन स्पीसीज में ये जनरली नहीं पाई जाती बट एनक्लेक्स में अपने को दे रखी है तो अपने को पढ़नी पड़ेगी। 4 to 14 डेज इसका क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिक्रेशंस की वजह से ये फैलता है, ब्लड या मदर टू fetus भी ये स्प्रेड हो सकता है, स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होने वाली डिजीज है, ठीक है। कम्युनिकेबल टाइम पीरियड इसका स्किन डिसीज से पहले का टाइम पीरियड क्या रहता है, कम्युनिकेबल रहता है, और उसके बाद यानी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जब तक हैं तब तक का टाइम पीरियड इसका कम्युनिकेबल टाइम पीरियड है। उसके बाद जब स्किन पर रेसेस वगैरह आने लग जाएंगे तो इसका जो कम्युनिकेबल टाइम पीरियड है, डिजीज स्प्रेड करने का जो टाइम पीरियड है वो नहीं रहता, वो उसके बाद रेसेस के बाद ये डिजीज स्प्रेड नहीं कर सकती। असेसमेंट की बात करें अपन तो स्लेप्ड चिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। स्लेप्ड चिक, थप्पड़ मारा हुआ गाल, उस प्रकार से अपने को रिजेंबल होगा। फेशियल रेशेज देखने को मिलेंगे और मैक्यूलोपेपुलर रेड स्पॉट्स लेस लाइक रेशेज ऑन ट्रंक, ठीक है। रेड स्पॉट्स जो है वो ट्रंक पर अपने को देखने को मिलेंगे। इंटरवेंशंस की बात करें तो वही अपने को सपोर्टिव ट्रीटमेंट एंड जो आइसोलेशन है वो इंडिविजुअल से रखना है, और साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमन को अपने को दूर रखना है। नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, एप्स्टीन बार वायरस, सुना होगा नाम अपन ने, पॉजिटिव एजेंट है किसका, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस डिजीज का। 4 to 6 डेज इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, और स्लाइवा या इसको किसिंग डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि ये सलाइवा से स्प्रेड होती है, दैट्स वाई इसको किसिंग डिजीज बोलते हैं। ये नोट सेट में पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान में रखना, ठीक है ना। देन असेसमेंट की बात करें, असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर अपने को फीवर मिलेगा, सोर थ्रोट मिलेगा, फटीग, मेलेज, ये कॉमन सिम्टम्स सारे मिलेंगे, लिम्फेडिनोपैथी मिलेगी, और हिस्टोस्प्लिनोमेगाली अपने को देखने को मिलेगी। टॉन्सिलर एक्सुडेट देखने को, टॉन्सिल जो है वहां से अपने को सिक्रेशंस, अपने को गाढ़ा सिक्रेशंस ऊज होता हुआ मिलेगा। इंटरवेंशंस की बात करें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट किया जाता है यहाँ पर। अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पॉट्स इफ स्प्लिन एनलार्जमेंट, क्योंकि स्प्लिनोमेगाली हो चुका है, कॉन्टैक्ट स्पॉट में क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, और उसकी वजह से स्प्लिन जो है वो रप्चर हो सकता है, और स्प्लिन हमारी बॉडी में
सबसे ज़्यादा ब्लड कैरी करके रखता है। दैट्स वाई स्प्लीन यदि रप्चर होगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से क्या हो सकता है, इंडिविजुअल शॉक में जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। रेस्ट एंड हाइड्रेशन जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। इसी के साथ जो चैप्टर नंबर 41 है वो अपना दी एंड होता है। ठीक है, वापस बता दूं, एनक्लेक्स शुरुआत मैंने वापस कर दी है, जहाँ पे मैंने छोड़ा था उसके कारण मैंने बता दिए। कुछ एक कारण थे, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, बट अब क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो वीक में 3-4 क्लासेस में आराम से ले लूँगा। हो सकता है मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा भी लेने की, बट 3-4 क्लासेस आराम से लूँगा और सिलेबस आपका एनक्लेक्स का पूरा करवा दूंगा। और ये जो एनक्लेक्स वाली जो वीडियो है, ये सीरीज मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, 40 वीडियो अपलोड कर दी है। 41वां वीडियो आज है, 41वां चैप्टर आज करवा दिया है। सब्सिक्वेंटली सारे के सारे बचे हुए चैप्टर करवा दूंगा। मैंने प्रॉमिस किया है, मैं उसको हर संभव प्रयास तक निभाऊंगा। धन्यवाद।